मेरी कर्मों का फल। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुरे कर्मों का फल। जब एक बूढ़ी माँ ने अपने करोड़ों की जायदाद एक अनाथ भिखारी के नाम की, तो उस भिखारी की सच्चाई जानकर उनकी बेटी बहू के पैरों तले जमीन सरक गई। आखिर कौन था वो भिखारी, वो जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज दोपहर को अनिल दुकान से हाँफता हुआ घर आया और अपनी पत्नी से कहा, अरे मेरा जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें गांव चलना है। क्या अचानक गांव क्यों जाना है, क्या हुआ है और आप इतने टेंशन में क्यों हैं? पत्नी मीरा ने अपनी भौं सिकराते हुए पूछा, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि बोल नहीं पा रहा था। पत्नी ने झट से एक गिलास पानी दिया। लीजिए, पहले पानी पीजिए, फिर आराम से बोलिए। पानी पीकर अनिल ने सांस लेते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले बड़ी माँ का फोन आया था, उन्होंने जितना जल्दी हो सके आने को कहा है। पति की बात सुनकर मीरा गुस्से में बोली, ऐसा क्या हो गया जो जल्दी आने के लिए कहा है? अब क्या बाकी रह गया है हमसे छीनना? देखो अनिल, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जा रही। अब मेरा मन नहीं कर रहा उस घर में जाने को। देखो मीरा, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन नहीं हो रहा, तुम्हारी नाराजगी भी जायज है, लेकिन बड़ी माँ की जगह अगर मेरी माँ या तुम्हारी माँ होती तब भी तुम मना करती क्या? नहीं ना अनिल, मुझे लगता है ज़रूर कोई बड़ी बात है। बड़ी माँ की आवाज़ बहुत भारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंभीर समस्या हो गई। बड़ी मुसीबत में हूँ, मैंने कई बार पूछा पर उन्होंने बताया नहीं, बस जल्दी से जल्दी आने को कहा। मीरा फिर से बहुत सिकरा रही थी, लेकिन अनिल ने कई बार कहा तो वो भारी मन से बैग पैक करने लगी। तब तक अनिल भी झटपट तैयार हो गया और कैब बुला लिया। कुछ ही देर में दोनों कैब में बैठकर अपने गांव को विदा हो गए। अनिल ने एक नज़र अपनी पत्नी मीरा पर डाली, जो खिड़की से बाहर देखते हुए गुमसुम को सोच रही थी। उसने एक पल तक अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर वह भी खिड़की के बाहर का नज़ारा देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, सच में यह जिंदगी भी बड़ी गजब है। हम जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, जिंदगी उस दिशा में जाती ही नहीं। सोचते कुछ है और होता कुछ और ही है। सोचते हुए अनिल अतीत में चला गया। अनिल बहुत छोटा था तभी उसकी माँ चल बसी। तब उसके पापा अकेले उसकी देखभाल करने लगे। सारे रिश्ते नातेदार और समाज के लोगों ने कितना कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, पर उन्होंने नहीं की। नहीं, मैं अपनी बेटी की सौतेली माँ नहीं ला सकता, मैं अकेले ही से पाल पोस कर बड़ा कर लूँगा। लेकिन कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। कुछ वही उसके साथ हुआ। अपने साथ बेटी और घर को अकेले संभालने में असमर्थ हो रहे थे। बेटे को किसी तरह का समय से खिला पिला देते, लेकिन कभी खुद समय पे खाना पीना नहीं खा पाए। कभी कभी तो खाना बनाने के चक्कर में आधा पेट खाकर सो जाते, तो कभी कुछ चूहे चना वना खाकर पानी पीकर सो जाते। कभी अपने स्वास्थ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और एक दिन बहुत बीमार हो गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कितना इलाज चला पर ठीक नहीं हुए और फिर कभी दोबारा उठकर खड़े नहीं हुए। अपना अंतिम समय निकट देखकर उन्होंने अपने भाई को पास बुलाया और अपने बेटे अनिल को भाई के हाथों में सौंपते हुए कहा, भाई, मैं अपने बेटे को आपको सौंप रहा हूँ, इसे अपना बेटा समझकर ही पालना। अगर किसी तरह की गलती हो जाए तो डांटना, फटकार हो सके तो 2 थप्पड़ भी लगाना, पर कभी साथ मत छोड़ना। भाई अब बहुत छोटा है, बोलकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई ने प्यार से रपटते हुए कहा, भला ये तू कैसी बातें कर रहा है मेरे भाई? अरे अनिल कोई अलग थोड़ी ना है, वो भी मेरे अपने बेटे जैसा है। मैं अपने दोनों बेटों की तरह इसे भी पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगा, तो चिंता मत कर भाई। बड़े भाई के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू बह गए। भाई, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। अनिल छोटा जरूर था, पर पिता और बड़े पापा जी की सारी बातें उसे सब समझ आ रही थी। कुछ दिनों बाद पिताजी चल बसे और अनिल अकेला हो गया। तब बड़े पापा के कहने पे वो उनके साथ रहने लगा। उनके घर में 2 बेटे और भी थे। तीनों भाई एक साथ पढ़ने लिखने लगे। यूँ तो बड़े
पापा तीनों बच्चों का बहुत ख्याल रखते, परंतु बड़ी माँ कभी कभार भेदभाव कर देती जो अनिल समझता पर कुछ बोलता नहीं था। बड़े पापा इस बात के लिए टोक भी देते पर माँ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अनिल इन सब बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान देने लगा। वो हर परीक्षा में अव्वल आता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई बार उसने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी पर वो सफल नहीं हो सका। अब उसकी उम्र भी होती जा रही थी। इसी बीच बड़ी माँ ने अनिल की शादी कर दी ताकि बहू घर में आए और घर के कामकाज में मदद मिल जाए। अब अनिल शादीशुदा था, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई थी, परंतु कमाई कुछ भी नहीं था। सबको लेकर बड़ी माँ कभी कभी ताना मार देती कि पता नहीं कब तक बैठा कर खिलाती रहूंगी। दोनों को अपना धंधा पानी देखो, कामकाज देखो। जरूरी तो नहीं कि सरकारी नौकरी के भरोसे पूरा जीवन बेकार बैठे रहे। इस सब से अनिल थोड़ा चिंतित हो गया। काफी सोच विचार करने के बाद वो बड़े पापा से बात करना चाहा, हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन वो बड़े पापा के पास गुमसुम सा बैठ गया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ अनिल बेटा, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो, गुमसुम क्यों हो, क्या बात है बताओ, कुछ समस्या है तो कहो। तब अनिल ने कहा, बड़े पापा कब से प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ रहा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, कल को अगर परिवार बढ़ेगा तो मैं उसे कहाँ से उसका पालन पोषण करूँगा। कब तक आप पे निर्भर रहूँगा, तो आप मेरी कुछ मदद करिए। मैं पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करना चाहता हूँ। बड़े पापा ने चौंकते हुए कहा, अरे लेकिन मैं इतनी भी जमा पूंजी तुम्हें कहाँ से दूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम बिजनेस कर सको। नहीं बड़े पापा, आप पूंजी मत दीजिए। मेरे पिताजी जो संपत्ति मेरे लिए छोड़कर गए हैं उसी में से थोड़ा पेश कर मुझे दे दीजिए। यह बात सुनकर बड़े पापा काफ़ी नाराज हो गए कि अपने बलबूते पे कमाकर बिजनेस करने के बजाय बाप दादा की संपत्ति बेचने लगा है। परंतु काफ़ी सोच विचार करने पे उन्होंने अनिल की बातें ठीक लगी और उसकी संपत्ति का थोड़ा हिस्सा बेचकर अनिल को पैसे देने की सोची उन्होंने। लेकिन जब यह बात बड़ी माँ को पता चली तो घर में हंगामा मचने लगी। अरे कल का दूध पीता बच्चा जिसे अपने हाथों से पाला पोसा खिलाया पिलाया अब वही हिस्सा मांग रहा है। अरे अभी जमान हो, कमाओ और खाओ। मैंने तो इसे अपना समझकर पाला पोसा, पर यह क्यों मुझे अपना मानेगा। इसके लिए तो मैं पराई ही रह गई। देखो जी, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, इसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या पता यह सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन ममता भला झूठ क्यों बोलेगा। उसका कहना भी सही है, नौकरी नहीं लग रही, उम्र हो गई है, कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा। कल को उसका परिवार भी बढ़ेगा। आखिर कब तक वह हम पर निर्भर रहेगा। या तो वह सोचे, उसकी समस्या है, फिर उसकी कैसी संपत्ति कोई हिस्सा नहीं है उसका। यह तुम कैसी बातें कर रही हो ममता। जितना हिस्सा मेरा था उतना इसके पापा के यानी मेरे भाई का भी था, तो वो अब इसका होना है ना। पति की बात सुनकर ममता ने मुंह फेर लिया। क्या हुआ ममता, तुमने इस तरह मुंह क्यों फेर लिया। मेरा जी घबरा रहा है कि तुमने उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं की ना। वो मैं क्या बोल रही हूँ ममता, साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो। यही कि अब अनिल का कोई हिस्सा नहीं है, अब जो कुछ भी है मेरे दोनों बेटों का है। पत्नी ममता की बातें सुनकर पति की आंखें फटे के पति रह गई। यह तुम क्या बोल रही हो, अब सब अपने बेटों का कैसे हो गया। क्योंकि देवर जी ने अपनी संपत्ति अपने बेटे अनिल के बजाय हमारे बेटों के नाम कर दी है। लेकिन कब और कैसे, कहीं तुमने धोखे से तो नहीं करवाया लिया। ममता ने सिर झुका लिया। यह सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया। वो ममता जी पर हाथ उठाने लगे, लेकिन तब तक अनिल ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। नहीं बड़े पापा, यह गलती मत कीजिए। और हो गया क्या, जमीन जायदाद मेरे नाम पे रहे चाहे भाई के नाम पर है तो अपने घर में ही ना, कोई बात नहीं। और हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं बिजनेस के लिए कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लूँगा। मेरे पापा सिर पकड़कर बैठ गए। बेटा, मैंने अपने भाई से वादा किया था कि तुम्हें अच्छे से रखूँगा, लेकिन मेरी पत्नी ने इतना बड़ा धोखा किया, यकीन नहीं हो रहा। ममता, यह तुमने ठीक नहीं किया। देखना एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। पछताओ कि तुम
दुख तो अनिल को भी हुआ, पर वो कुछ बोला नहीं, शांत रहा। फिर वो अपनी पत्नी के गहने बेचकर और कुछ दोस्तों से उधार लेकर कपड़े की उसने एक छोटी सी दुकान खोली। पत्नी ने कहा, बेटी आप कानून की मदद लीजिए, आपको पिताजी की संपत्ति मिल जाएगी। पर तब अनिल ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माता पिता चल बसे, तब से उन्होंने ही मेरी देखभाल की। तो अब वो मुझे मेरा हिस्सा दे या ना दे, मैं उन्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, नहीं अब मांगूंगा। इधर जब दोनों बेटों को पता चला कि अनिल ने पढ़ाई छोड़कर बिजनेस कर लिया है, तब वह भी अपने माता पिता से पैसे मांगने लगे। वो भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बिजनेस करने की बात करने लगे, लेकिन पापा ने जब पैसे देने से मना कर दिया, तब इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगे। दोनों पति पत्नी अपने बेटों को समझा समझा कर थक गए, पर दोनों में से कोई सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। यह देखकर एक दिन बड़ी माँ ने गुस्से में आकर अनिल से कहा, जब से तुम मेरे घर में रहने लगे हो, कभी सुख चैन की रोटी नहीं खाई मैंने आज तक। आज मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तो कमाने लगे हो, अब क्यों नहीं यहाँ से चले जाते। सुनकर अनिल को बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी माँ, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तो इतनी कमाई भी नहीं है कि हम अलग रह सके। यह चिंता तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। बड़ी माँ ने तुनक कर कहा। बड़े पापा एक बार फिर बोलने लगे। तब ममता जी ने कहा, अगर आपको वही प्यारा है तो आप ही निकल जाइए, आपको भी घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनकर अनिल की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी माँ, आप नाराज मत होइए, मैं कल ही चला जाऊंगा। यह देखकर मेरे पापा ने चुपचाप कुछ रुपये अनिल के हाथ में रख दिए और अपनी पत्नी के साथ यहाँ से निकल जाने को कहा। तब अनिल भारी मन से अपनी पत्नी के साथ अनिल ने घर छोड़ दिया और शहर में आकर रहने लगे। शहर आकर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की और छोटी सी दुकान को शोरूम बना लिया। इसी बीच वो 2 बच्चों का पिता भी बन गया और अब सुखी पूर्वक रहने लगा। आज से करीब 10 साल पहले जब वो गांव से शहर आया था, तो मन में यही सोचा था कि अब कभी गांव नहीं जाऊंगा। सच में इन 10 सालों में वो कभी भी गांव नहीं गया और ना ही कभी गांव से किसी ने आने को कहा। पर आज अचानक बड़ी माँ ने क्यों बुलाया, क्या हुआ होगा। तभी ड्राइवर ने कहा, सर हम आपके बताए गए पते पे पहुंच गए हैं। यह सुनते ही अनिल अपने अतीत से बाहर आया, फिर कैब से उतरकर ड्राइवर को पैसे दिए और घर के अंदर गया। तब वहां का नज़ारा देख दोनों पति पत्नी शून्य रह गए। बड़े पापा खाट पे लेटे थे, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, इतना कि शरीर के नाम पे एक ढांचा मात्र रह गया था। न उठ बैठ पाते थे, न ही बोल पा रहे थे। वही बड़ी माँ सर पे हाथ धरे उदास बैठी थी। अनिल को देखते ही रोने लगी। बड़े पापा को यह क्या हो गया। बेटा, मैंने जो बोया है वो पाया। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका फल भगवान ने दे दिया मुझे। देखो न क्या हो गया। बेटा, तुम्हारे घर से जाते ही यह दोनों घर में खूब हंगामा करने लगे। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बिजनेस करने के लिए पैसे मांगने लगे। जब देने से इनकार कर दिया तो वो हम दोनों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। हमसे ज़बरदस्ती संपत्ति लेकर बिजनेस में लगाई, लेकिन वह भी सफल नहीं हुई और सब बर्बाद कर दिया। जब संपत्ति खत्म हो गई तब मुझसे मेरे जीवन मांगने लगे, गहने मांगने लगे। मैंने देने से साफ इनकार कर दिया तो इन दोनों ने हमें घर से निकाल दिया। हम दोनों जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे, पर अभी पिछले महीने अचानक देर रात को तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई। मैं बहुत घबरा गई, कुछ नहीं सोचा। तब मैं भाग कर आई दोनों के पास। रात भर दोनों का दरवाज़ा पीटती रही, चिल्लाते रहे कि पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास लेकर चलो उन्हें, नहीं तो उन्हें कुछ हो जाएगा। पर दोनों आना तो दूर, दरवाजे तक नहीं खोला। फिर मैंने पड़ोसियों की मदद से उन्हें डॉक्टर के पास तक पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें पैरालाइज अटैक आया है। आपने लाने में देर कर दी, अगर समय से लाए होती तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाते। अब इनका ठीक हो पाना असंभव है। मैंने जितना हुआ इलाज कराया, लेकिन अगर ठीक नहीं हुए तो अब कभी नहीं होंगे, बोलकर मेरी माँ फुबक कर रो पड़ी। इतना सब हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं।
आप अभी के अभी हमारे साथ शहर चलिए, मैं वहाँ आपको बड़े डॉक्टर से दिखाऊंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। नहीं बेटा, अब नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब तो यह बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, बोलकर बड़ी माँ घर के अंदर गई और एक पोटली उठाकर ले आई। बेटा, मेरी दोनों बेटी बहू ने मिलकर मुझे जबरदस्ती सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि यह कुछ गहने रखे हैं, यह लो, तुम्हारी माँ के ही है बेटा, यह तुम अपने पास रख लो, यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। बेटा, मैंने जो तुम्हारे साथ धोखा किया उसका फल भगवान ने दे दिया। मेरा पति इतना बीमार है, 2 समय का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। मेरा बेटा हमें खाना पीना और दवा दारू देना तो दूर की बात है, एक बार पलट कर देखने तक नहीं आता। लेकिन यह बात सुन अनिल बोला, लेकिन बड़ी माँ, भाई भाभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनके माता पिता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बात करूँगा उन सबसे, और यह कहने आप रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप और बड़े पापा के आशीर्वाद से मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बेटा, आप उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, जाने दो। यह एक चिट्ठी है जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें देने के लिए कहा था। अनिल ने जब खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, लेकिन देखो ना, भगवान ने उसका फल हमें दे दिया। मैं तो अब बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तो मेरे जाने के बाद अगर हो सके तो अपनी बड़ी माँ को किसी भी आश्रम में छोड़ देना, क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों बेटों में से कोई उसे नहीं देखेगा या बेसहारा हो जाएगी। पत्र पढ़कर अनिल की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं बड़े पापा, मैं आपकी यह बात नहीं मानूंगा, कभी नहीं। बेटे की होती हुई माँ बेसहारा नहीं होती। बड़े पापा कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन सुन सब कुछ पा रहे थे और महसूस कर पा रहे थे। अनिल को देखकर, उसकी बातों को सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह ही बड़े पापा चल बसे। दोनों बेटे 13वीं के क्रियाकर्म करने से ही भी पीछे हटने लगे। तब अनिल आगे आया और उनकी 13वीं की सारी विधि और कर्म कांड करवाया। 13वीं के बाद अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे कि माँ किसके साथ रहेगी, कौन रखेगा माँ को। बड़ा भाई कहने लगा कि तुम रखोगे, तो छोटा बोला, नहीं, पहले तुम रखो फिर मैं रखूँगा। दोनों में खूब बहस होती देखी तो अनिल ने कहा, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, अब मेरे साथ चल रही है, वो वही हमारे साथ शहर में रहेगी। यहाँ देख, दोनों भाई बोले, हाँ हाँ, पर अपन दिखाएगा ही ना, यह लोगों के सामने दिखावा करना चाहता है। देखो माँ, तुम लोगों के सामने दिखावा करना चाहता है, तुम इसके साथ मत जाना माँ, नहीं तो बिरादरी में हमारी नाक तो कटेगी ही, वहाँ पर भी पता नहीं यह कैसे और इसकी बीवी आपके साथ कैसा व्यवहार करे। यह सुनकर माँ ने कहा, बेटा, बिरादरी में तो लोग अभी भी हंस रहे हैं तुम दोनों पर कि जीते जी पापा का इलाज नहीं करवाया गया, मरने के बाद कर्मकांड नहीं किया, उसका क्या, उसके लिए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर अनिल बेटा मुझे शहर लेकर जाना चाहता तो मैं जाऊंगी। अनिल चाहता तो दोनों को यही जवाब दे सकता था, लेकिन बड़ी माँ को देखकर वो कुछ नहीं बोला। बस दोनों पति पत्नी ने अपना बैग पैक किया और माँ के साथ चुपचाप शहर अपने घर लौट गए। जब यह सब घर आए तो दोनों बच्चे भी दादी से लिपट गए। अब तो हम दोनों दादी के साथ रहेंगे, मेरी भी दादी होगी और मैं भी सबको कहूँगा कि मेरी दादी भी आई है। बड़ी माँ अनिल के घर को देखने लगी। अनिल ने सच में बहुत तरक्की कर ली थी। उसने बड़ा घर बना लिया था जिसका हर कमरा सुख सुविधाओं से लैस था। तभी अनिल और मीरा बड़ी माँ का हाथ पकड़ के उनके कमरे में ले गए। बड़ी माँ ने देखा उनके कमरे में भी सारी सुविधाएं थी। यह देखकर बड़ी माँ की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। बेटा, यह पूरा कमरा मेरे लिए है। नहीं, मैं इतने बड़े कमरे में नहीं रहूँगी, मैं बच्चों के साथ उनके कमरे में रह जाऊँगी। अनिल ने बड़ी माँ की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, माँ, सिर्फ ये कमरा आपका नहीं, पूरा घर आपका है। तो आपको जहाँ रहना हो वहाँ रहिए, आराम से रहिए, पर हाँ, यह एक कमरा आपका अलग से रहेगा ताकि आप यहाँ सुकून से आराम करें, ताकि समय आप बच्चों के साथ, मीरा के साथ
समय बिताए। बड़ी माँ की आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने अनिल के माथे को चूम लिया। धीरे धीरे बड़ी माँ बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गई। वे बच्चों का खूब ध्यान रखने लगे। इस सब से मीरा का समय बचा। अब वो भी पति के साथ दुकान पर जाने लगे, ज़्यादा समय देने लगी, जिससे वो और भी तरक्की करने लगा। समय अच्छे से बीत रहा था। सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दोपहर जब दोनों बच्चे स्कूल में थे और अनिल मीरा काम पर थे, तभी दरवाज़ा का बेल बजे। बड़ी माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे बहू थे। उन सबको देखते ही माँ ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर चारों दरवाज़ा पीटने लगे। माँ, दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे और अनिल से ज़रूरी बात करनी है। तभी बोली, देखो मेरी बेटी बहू घर पे नहीं है और मैं किसी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकती। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपके बच्चे हैं। माँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। चारों बहुत गिड़गिड़ाने लगे तो माँ ने फिर दरवाज़ा खोला, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने दिया। हाँ, जल्दी बोलो, क्या बात है? माँ, हम बहुत मुश्किल में आ गए हैं। ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी आफत आ गई? माँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने बैंक से बहुत लोन ले लिया, परंतु बिजनेस चल नहीं सका और न ही हम लोन चुका पाए। तब बैंक वालों ने सबको जब्त कर लिया। माँ, हम कहीं के नहीं रहे। अब तो आपका और अनिल का ही सहारा है। कहाँ है अनिल? मुझे बात करनी है उससे। माँ अनिल को फ़ोन करने लगी। अचानक उन्हें पिछली सारी बातें याद आ गई। इसी तरह दरवाज़ा पीटती रह गई, लेकिन दोनों में से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कैसे दोनों ने धोखे से सारी संपत्ति बेच दी, पिता का इलाज नहीं करवाया, हमें एक एक दाने के लिए तरसा दिया। याद आते ही उन्होंने तुरंत कहा, जो बेटा अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है, क्या भाई को नहीं दे सकता? तुमने जो हमारे साथ सलूक किया, भगवान ने तुम्हें उसी का फल दिया है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे बेटे बहू के जीवन से भी अब तुम चारों दूर हो जाओ। बोलकर माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। चारों अपना समूह लेकर लौट गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।